नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक नए कोर्स में। तो कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। सो एज द नेम सजेस्ट, इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है। तो अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, वो अपनी पूरी यात्रा कैसे करता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस कोर्स के बाद डेफिनेटली एक इन डेप्थ आइडिया लग जाएगा कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। जैसे अगर हम लेट अस सपोज आप फोन यूज करते हैं, हम नंबर डायल करते हैं, तो यू आर एबल टू कम्युनिकेट। आप अपनी बात जो आप बोलते हैं वो दूसरा सुन पाता है। तो जो इंफॉर्मेशन है जो आप बोल रहे हैं दैट इज आर इंफॉर्मेशन। सो दैट इंफॉर्मेशन इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। सो वी आर एबल टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन, अ डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लेट अस सपोज आप दिल्ली में, आपका फ्रेंड मुंबई में। सो वी आर एबल टू एस्टैब्लिश अ डिस्टेंट कम्युनिकेशन। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो उसका आइडिया आपको लग जाएगा आफ्टर दिस कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सो द कोर्स इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। एंड आप यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कुछ डायग्राम्स आप देख पा रहे हैं, कुछ ब्लॉक डायग्राम्स, कुछ ग्राफ्स। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट ऑल वी विल कवर इन दिस कोर्स। सो एज यू कैन सी दी ओवरव्यू। तो हम फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन में एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि कम्युनिकेशन होता कैसे है फ्रॉम द बर्ड आई व्यू। फ्रॉम द टॉप व्यू हम एक आइडिया लेंगे कि अच्छा एग्जैक्टली फेज वाइज होता कैसे है, तो एक ब्लॉक डायग्राम से हम समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक फेज को डाइसेक्ट करेंगे। में हम देखेंगे कि अच्छा सबसे पहला जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन में वो है इंफॉर्मेशन सोर्स। तो हम इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन सोर्स होता क्या है, फिर एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर बेसिकली सिग्नल को एनकोड करता है, मॉड्यूलेट करता है, उसका क्या मतलब है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन हम डिस्कस करेंगे। अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो हमारे पास आपका कंटिन्यूअस वेव सिस्टम है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशंस होते हैं, पल्स मॉड्यूलेशंस होते हैं। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नल में भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस होते हैं। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन ट्रांसमीटर। फिर अगला जो हमारा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन में वो है चैनल। तो चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द सिग्नल प्रोपगेट्स। तो चैनल के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑफ चैनल्स, गाइडेड चैनल, अनगाइडेड चैनल। गाइडेड में आपका वायर्ड हो गया, अनगाइडेड में आपका वायरलेस हो गया, उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम अगला कंपोनेंट देखेंगे जो कि है नॉइस। नॉइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कम्युनिकेशन में। तो नॉइस क्या होता है, कैसे नॉइस जनरेट होता है। तो नॉइस हम देखेंगे कि नॉइस एक अनवांटेड सिग्नल होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है मैसेज सिग्नल में। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड कैसे बेसिकली नॉइस इंट्रोड्यूस होता है हमारे मैसेज सिग्नल में। वो सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे रिसीवर कंपोनेंट को। ट्रांसमीटर ने मैसेज ट्रांसमिट किया, चैनल से गया, रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो रिसीवर में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि रिसीवर में डीमॉड्यूलेशन होता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, या फिर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, बेस बैंड कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें हम
डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर एट द एंड हम एक आर्किटेक्चर देखेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे जितने भी मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स में सबसे पहले हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम को देख के हमको एक आइडिया लग रहा है कि कम्युनिकेशन होता कैसे है फ्रॉम अ बर्ड आई व्यू। तो अगर हम इसको देखें तो हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा, सबसे पहले हमारा एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। तो ये जो मैसेज सिग्नल है बेसिकली, तो इंफॉर्मेशन सोर्स विल जनरेट एनी मैसेज सिग्नल। फिर हम उस मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर के पास भेजेंगे। तो ये मैसेज सिग्नल है ये आपका डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है और एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम इंफॉर्मेशन सोर्स ने एक मैसेज सिग्नल को जनरेट किया, वो मैसेज सिग्नल जाएगा ट्रांसमीटर के पास। अब ट्रांसमीटर क्या कर सकता है, उस मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकता है, उसको एम्पलीफाई कर सकता है, या फिर उसमें कुछ उसको कंप्रेस भी कर सकता है इंफॉर्मेशन को। तो बेसिकली अगर मैं ट्रांसमीटर का रोल का डिस्कशन करूं, तो एक तो रोल होता है मॉड्यूलेशन का। अब ये मॉड्यूलेशन होता क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक रोल होता है आपका एनकोडिंग का, एक रोल होता है आपका कंप्रेशन का। तो ये सारी चीजें ट्रांसमीटर कर सकता है। तो ट्रांसमीटर बेसिकली एक तरीके की सिग्नल प्रोसेसिंग करता है। तो अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो कंप्रेशन की मुझे जरूरत कब पड़ेगी, जब लेटर सपोज मुझे बहुत सारा डेटा भेजना है। तो मैं ये चाहूंगा ना कि डेटा कंप्रेस करके अगर मैं भेजूं तो मुझे ज्यादा स्पीड मिलेगी, परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा मिलेगी। तो वहां पे मैं कंप्रेशन का यूज करता हूँ। आई कैन कंप्रेस द सिग्नल, आई कैन डू सम काइंड ऑफ एनकोडिंग। एनकोडिंग से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सिग्नल को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे कि अगर बीच में कोई मेरा सिग्नल चोरी भी कर लेता है तो वो इंफॉर्मेशन को समझ ना पाए। लेटर सपोज मैं कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, जो मेरा ओरिजिनल मैसेज होगा उसको मैं एनकोड कर दूंगा, ताकि अगर कोई उस एनकोडेड मैसेज को रिसीव कर भी ले तो उसके ही विल नॉट बी एबल टू गेट टू द ओरिजिनल मैसेज। तो ये सारी चीजें हम लोग ट्रांसमीटर में करते हैं। तो ट्रांसमीटर में बेसिकली हम एक सॉर्ट ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, जो मैसेज सिग्नल है उसको प्रोसेस करके फिर चैनल पे भेज देते हैं। चैनल हमारा मीडियम है जहाँ पे आपका सिग्नल प्रोपागेट करता है। तो जो ये मीडियम है ये आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, आइदर वायर्ड और वायरलेस। तो जैसे अगर हम मोबाइल में बात करते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है वो वायरलेस होता है। और अगर आप लैंड वगैरह यूज करते हैं, तो लैंड केबल अगर आप यूज करते हैं तो वो वायर्ड कम्युनिकेशन होती है। या पहले के जमाने में हम लोग लैंडलाइन फोन यूज करते थे तो वो वायर्ड कम्युनिकेशन होता था। अच्छा, चैनल में नॉइज भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब कैसे होगा वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो प्रोसेस होने के बाद चैनल में प्रोपागेट करेगा। एंड चैनल में जब वो प्रोपागेट करेगा तो उस मैसेज सिग्नल में कोई नॉइज भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर हमारा अगला जो कंपोनेंट है वो है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, जो मैसेज सिग्नल है उसको रिसीव करता है एंड उसको डीमॉड्यूलेट करता है। अब डीमॉड्यूलेशन में करेगा या फिर वो डिकोड भी कर सकता है। तो डिकोडिंग एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, डीमॉड्यूलेशन हो सकता है, प्लस ऑल्सो एरर डिटेक्शन, वो सारी चीजें भी करेगा, एरर करेक्शन, नॉइज रिमूवल, ये सारा काम रिसीवर का होगा। जैसे कि डीमॉड्यूलेशन, डिकोडिंग, एरर डिटेक्शन और करेक्शन। तो ये सारी चीजें आपका फिजिकली रिसीवर करेगा। उसके बाद हमारे को मैसेज मिल जाएगा।
एंड मैसेज आपका यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन तक चला जाएगा। तो आइडियल स्टेट क्या होगा, व्हेन बोथ द ट्रांसमिटेड मैसेज एंड रिसीव्ड मैसेज अगर वो एकदम इक्वल होंगे, इट विल बी द आइडियल स्टेट। मतलब कि जो आपने मैसेज भेजा अगर वही मैसेज उसको मिला, देन इट विल बी आइडियल स्टेट, परफेक्ट कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड। और अगर आपने भेजा कुछ उसको मिला कुछ, देन डेफिनेटली देर आर सम एरर्स। तो हमारा गोल क्या है, हमको आइडियल सिस्टम्स बनाने हैं। एंड अगर मॉडर्न कम्युनिकेशन तो हम यूज करते ही है ना, आप जूम कॉल यूज करते हैं मीटिंग्स करने के लिए, तो उसमें आइडियल कम्युनिकेशन है। आप जो बात बोलते हैं वही तो वहां जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ बोलते हैं वहां जाती कुछ और है। अगर आप मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो जो आप बात करते हैं वही ट्रांसमिट होती है। इट मीन्स दैट engineering has achieved ideal state, मतलब हमने आइडियल स्टेट को इन्वेंट कर दिया है ऑलरेडी। और जो हम अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज करते हैं कम्युनिकेशन का, वो एक तरीके से आइडियल स्टेट है। बिकॉज जो आप मैसेज भेज रहे हो वही मैसेज हम रिसीव करते हैं। इतनी चीजें हमको समझ में आ गई तो हमको एक आइडिया लग गया कि अच्छा, इंफॉर्मेशन सोर्स मैसेज को जनरेट करता है, मैसेज सिग्नल को। मैसेज सिग्नल आपका या तो डिजिटल फॉर्म में हो सकता है या फिर एनालॉग फॉर्म में हो सकता है। फिर ट्रांसमीटर क्या करता है, उस मैसेज सिग्नल को या तो मॉड्यूलेट कर सकता है, एनकोड कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। एंड फिर वो जो सिग्नल है वो आपका चैनल में ट्रांसमिट होता है। चैनल आपका वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, तो चैनल में नॉइज भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। रिसीवर के पास जब वो मैसेज आती है, रिसीवर उसको डीमॉड्यूलेट करता है, डिकोड करता है, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, ये सारी चीजें करता है। फिर हमको जो मैसेज सिग्नल मिलता है वो यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन के पास जाता है, डेस्टिनेशन में जाता है। और आइडियल स्टेट क्या होगा, if the transmitted message is equal to the received message, then it is the ideal state. So this is a basic idea how basically a modern electronic communication system works. तो आई होप अब आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कॉन्सेप्ट की कि काम कैसे करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक कंपोनेंट्स को डीप में डाइसेक्ट कर करके देखेंगे। हम अंदर जूम कर करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है इंफॉर्मेशन सोर्स। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं अगर इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करूं तो एज द नेम सजेस्ट, इंफॉर्मेशन सोर्स बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। इट विल जनरेट अ इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूं तो आप लोगों ने माइक्रोफोन यूज किया होगा, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये हमारा एक माइक्रोफोन है। तो इस माइक्रोफोन को अगर हम देखें तो ये माइक्रोफोन बेसिकली करता क्या है, ये आपके जो वॉइस सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है। जैसे आप गाते तो धीरे धीरे या बोलते धीरे धीरे, बट स्पीकर, ये स्पीकर से कनेक्टेड होता है और स्पीकर आपकी वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है, आवाज बढ़ा देता है। इस तरीके का काम करता है। तो एम्पली जो आपका वॉइस सिग्नल है, ये बेसिकली माइक्रोफोन है, ये क्या कर रहा है, ये आपका वॉइस सिग्नल को ले रहा है और वो वॉइस सिग्नल वायर्ड चैनल के थ्रू स्पीकर तक कम्युनिकेट हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स आपका ये माइक्रोफोन हो गया। तो जो आप बोलोगे, आप जो बोलते हो वो होता है साउंड सिग्नल। और ये क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है माइक्रोफोन। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है आपका, ये आपका प्रोपोगेट करता है आगे। सो हियर द इंफॉर्मेशन सोर्स इज माइक्रोफोन। सिमिलरली अगर हम सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो आजकल तो सारे सीसीटीवी कैमरा क्लाउड पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो उसका क्या मतलब है, लेट अस सपोज यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड सर्वर है। तो सीसीटीवी का कैमरा बेसिकली करके आ रहे हैं विजुअल सिग्नल्स, इमेजेस, वीडियोस, जो विजुअल सिग्नल्स हैं उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 0101। एंड वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको फिर वो क्लाउड पे भेजते हैं, सर्वर्स पे, डेटाबेस। तो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होगा, सीसीटीवी होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो विजुअल्स को कैप्चर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके भेज रहा है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स का हमको आइडिया लग गया कि
जहां से इंफॉर्मेशन आपकी जनरेट हो रही है। तो माइक्रोफोन से आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, सीसीटीवी कैमरा से आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, मैं सिग्नल की बात करूं, तो दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो एनालॉग सिग्नल है, दिस वन, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब आप देख पा रहे हैं कि सिग्नल का कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। सो देर इज एन इंफॉर्मेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सिग्नल कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअस है। तो ये जो आप वेव देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन को अगर हम थोड़ा समझें, तो जो एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम है, और जो वाई एक्सिस है वो आपका वोल्टेज सिग्नल है। तो आपका बेसिकली एनालॉग सिग्नल या तो वोल्टेज सिग्नल हो सकता है या फिर करंट सिग्नल हो सकता है। तो इस डायग्राम में आप वोल्टेज सिग्नल देख रहे हैं। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर हैविंग अ वैल्यू फॉर अ वोल्टेज। जैसे कि जब टाइम जीरो होगा तो वोल्टेज जीरो है, जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है वोल्टेज 5 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज आपका 5 वोल्ट है। फिर आपका वोल्टेज डिक्रीज होता जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज आपका जीरो हो गया। फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज आपका -5 हो गया, और फिर ऐसे। तो आइडिया ये है एनालॉग सिग्नल का कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव अ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी वोल्टेज की वैल्यू। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक वोल्टेज की वैल्यू होगी। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी वोल्टेज की एक वैल्यू होगी। तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज की एक वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग सिग्नल में। इसी तरीके से जो हमारा अगला सिग्नल होता है वो होता है डिजिटल। तो कुल मिला के आइडिया ये है कि डिजिटल सिग्नल ऑलवेज टेक्स द फॉर्म ऑफ 0 और 1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टाइम को अगर आप देखें तो इस टाइम पे इतने टाइम पीरियड तक सिग्नल आपका 5 वोल्ट है, और इतने टाइम पीरियड तक सिग्नल आपका 0 वोल्ट है। फिर इतने टाइम पीरियड तक आपका सिग्नल 5 वोल्ट है। फिर इतने टाइम पीरियड तक आपका सिग्नल 0 वोल्ट है। फिर इतने टाइम पीरियड तक आपका सिग्नल 5 वोल्ट है, एंड इतने टाइम पीरियड तक आपका सिग्नल 0 वोल्ट। इस तरीके से तो कुछ देर तक 5 वोल्ट रहता है, फिर कुछ देर तक 0 वोल्ट हो जाता है, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। तो एक पल्स आपकी क्रिएट हो रही है, 5 वोल्ट की पल्स, फिर थोड़ी देर बाद 0 वोल्ट की पल्स, फिर 5 वोल्ट की पल्स, फिर 0 वोल्ट की पल्स। इसी को कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में हमेशा एक पल्स क्रिएट होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर मैं आप उसका बात करूं माइक्रोफोन का, तो माइक्रोफोन बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वॉइस सिग्नल जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका एनालॉग सिग्नल होता है। या तो वो वोल्टेज का फॉर्म लेगा या फिर करंट का फॉर्म लेगा, बट इट विल बी एन एनालॉग सिग्नल। और अगर मैं सीसीटीवी की बात करूं, वो आपका एक तरीके से डिजिटल सिग्नल है, क्योंकि वो बेसिकली कर क्या रहा है, विजुअल इंफॉर्मेशन जो वो कैप्चर कर रहा है उसको वो पिक्सल्स में कन्वर्ट कर रहा है, 0 1 में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होगी वो पल्स के फॉर्म में होगी। तो हमको आई होप आइडिया लग गया कि इंफॉर्मेशन सोर्स कैसे काम करता है। तो हमने दो एग्जांपल देखे। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे अच्छे एग्जांपल बताता हूँ, ताकि हमको एक होलिस्टिक पिक्चर समझ में आए इंफॉर्मेशन सोर्स की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंसर्स। तो ये जितने भी सेंसर होते हैं ये भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। जैसे केमिकल सेंसर्स होते हैं, तो केमिकल सेंसर बेसिकली करते क्या है, केमिकल रिएक्शंस को सेंस कर सकते हैं ये लोग। या फिर केमिकल सेंसर बेसिकली क्या कर सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड कंसंट्रेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में कोई पर्टिकुलर गैस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे केमिकल सेंसर्स का यूज हो सकता है। तो केमिकल सेंसर बेसिकली करते क्या है कि जो भी वो सेंस करते हैं वो इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली केमिकल सेंसर
केमिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं, उसको सेंस करके जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप बेसिकली आपका इनर्शियल सेंसर्स होते हैं, जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, या फिर आपका पोजीशंस हो गए। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको मूव कर रहा हूँ तो मूवमेंट को सेंस कर सकते हैं गायरोस्कोप। फिर आपका ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं। ऑप्टिकल सेंसर्स बेसिकली लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लेट अस सपोज आपके पास एक ऑप्टिकल सेंसर है, जैसे जैसे उस पर रोशनी बढ़ती जाएगी, जो सिग्नल वो जनरेट करेगा उसकी वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली ऑप्टिकल सेंसर भी एक एनालॉग सिग्नल को जनरेट करता है। मतलब जितने भी सेंसर हैं ये या तो डिजिटल सिग्नल को जनरेट करेंगे या फिर एनालॉग सिग्नल को जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? ये जितने भी सेंसर हैं आपके, ये बेसिकली करेंगे क्या, ये एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे केमिकल सेंसर सराउंडिंग में केमिकल्स को सेंस कर सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। सिमिलरली गायरोस्कोप क्या कर सकता है? गायरोस्कोप मूवमेंट को सेंस कर सकता है, एंड जो वो मूवमेंट सेंस करेगा उस मूवमेंट के हिसाब से एक डेटा जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। तो वो सिग्नल आपका एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सेंसर। इसी तरीके से जो हमारा ऑप्टिकल सेंसर है वो क्या करेगा, वो लाइट इंटेंसिटी को सेंस करके एक इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। इसी तरीके से गैस सेंसर गैस को आइडेंटिफाई करके गैस के कंसेंट्रेशन को सेंस कर सकता है, या फिर पर्टिकुलर टाइप के गैस को सेंस कर सकता है। जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, तो हम डेफिनेटली एलपीजी को डिटेक्ट करने के लिए भी एक सेंसर बना सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। एक्सेलरोमीटर एक्सेलरेशंस को सेंस करता है, और जो डेटा जनरेट करता है वो एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। तो एक बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिग्नल जनरेट करता है। लेवल लेवल बेसिकली आपका जैसे वाटर लेवल हो गया, या कोई भी लिक्विड के अंदर लेवल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके भी सेंसर्स आते हैं। तो वो बेसिकली क्या करेगा, लेवल को आइडेंटिफाई करके इंफॉर्मेशन सिग्नल को जनरेट करेगा। प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जीपीएस भी आप कह सकते हैं, लोकेशन आप कह सकते हैं कि, तो उस डेटा को सेंस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। नॉइस नॉइस बेसिकली जैसे आपका माइक्रोफोन भी एक तरीके से नॉइस को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो नॉइस सेंसर्स सराउंडिंग में जितने भी नॉइजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। मोशन सेंसर मोशन को सेंस करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। लाइट सेंसर लाइट को सेंस करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। मॉइस्चर सेंसर मॉइस्चर को सेंस करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। तो आइडिया वेरी क्लियर है कि इंफॉर्मेशन सोर्स बेसिकली करता क्या है, इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। इंफॉर्मेशन को वो जब इंफॉर्मेशन सिग्नल जब वो जनरेट करता है, तो वो सिग्नल आपका एनालॉग के फॉर्म में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। एनालॉग सिग्नल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। एंड डिजिटल हमेशा पल्स के फॉर्म में होता है। तो दिस इज वेरी क्लियर टू अस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कंपोनेंट है वो है ट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूं, तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सिग्नल हमारे पास अलग अलग वेरिएशंस हैं। इसका मतलब ये है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपका इंफॉर्मेशन सोर्स एनालॉग सिग्नल को जनरेट करता है, अगर हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स एनालॉग सिग्नल को जनरेट करता है, जैसे आप यहाँ देख पाते हैं, उस केस में हमारे पास दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होंगे। एक होगा आपका कॉन्टिन्यूअस वेव सिस्टम्स। तो अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूं, तो ट्रांसमीटर आपका कॉन्टिन्यूअस वेव सिस्टम्स के लिए भी काम कर सकता है, पल्स मॉड्यूलेशन के लिए भी काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस वेव सिस्टम्स होते क्या है, और ट्रांसमीटर में ये बेसिकली करता क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेव सिस्टम्स। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूअस वेव सिस्टम्स की बात करूं, तो एज द नेम सजेस्ट कॉन्टिन्यूअस वेव। तो कॉन्टिन्यूअस वेव एक ऐसी वेव है जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है।
क्योंकि एनालॉग सिग्नल भी तो कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूस वेव बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, ये अभी हमने देखा था कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको डेटा मिलेगा। सो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम विल कंटेन सम डेटा, इसीलिए वो कंटिन्यूस है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग में दो वेव बहुत पॉपुलर है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशंस करते हैं, तो एक होता है आपका साइन वेव, एक होता है कोसाइन वेव। सो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस वेव्स। तो आप साइन वेव देख पा रहे हैं, साइन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है इस तरीके से, एंड कॉस 1 से स्टार्ट होता है इस तरीके, तो साइन वेव एंड कोसाइन। अब हम कॉन्टिन्यूअस वेव को मॉड्यूलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। उसको समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा बेस सिग्नल। बेस सिग्नल का मतलब ओरिजिनल सिग्नल। सो बेस सिग्नल इज दी माय ओरिजिनल सिग्नल, एंड व्हाट इज दिस ओरिजिनल सिग्नल? आई नो दैट इंफॉर्मेशन सोर्स जो है मेरा, वो एक इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। तो जो वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है वो आपका बेस सिग्नल। सो बेस सिग्नल इज बेसिकली द सिग्नल जनरेटेड बाय द इंफॉर्मेशन सोर्स। अब मैं इस बेस सिग्नल को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमको जरूरत क्यों पड़ेगी मॉडिफिकेशन करने की? हमारे पास एक बेस सिग्नल है, हम उसको मॉडिफाई क्यों करें? व्हाट इज द नीड टू मॉडिफाई द बेस सिग्नल? तो उसका भी आंसर है। तो देखो बेसिकली होता ये है कि अगर मैं ह्यूमन वॉइस की बात करूं, मैं जैसे बात कर रहा हूँ या आप अगर बात करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 3 किलो हर्ट्ज होती है ना, अगर हम बात करते हैं तो। और जो आपका चैनल होता है कम्युनिकेशन चैनल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है आप मान के चलो कि 0 हर्ट्ज से लेके 20 मेगा हर्ट्ज आप मान लो तक होती है। तो 3 किलो हर्ट्ज तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब कि आइडिया ये है कि जो लो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, आप उसको हाई डिस्टेंस तक पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज डिस्टेंस में भेजना है, क्यों? क्योंकि सिग्नल, जैसे आपने वॉइस, आप खुद ही देखो, मैं चाहे जितना भी चिल्ला के बोल लूं, एक पॉइंट तक ही मेरी आवाज सुनाई देगी, उसके बाद सुनाई नहीं देगी। आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। अभी आप जहाँ बैठे वहां से आप अगर जोर जोर से चिल्लाओगे भी, तो एक पॉइंट तक ही तो आवाज सुनाई देगी, उसके बाद आवाज नहीं सुनाई देगी। इसका मतलब जो हमारा वॉइस सिग्नल है, वो धीरे धीरे उसका सिग्नल डिग्रेड होता जा रहा है। जैसे जो लोग पास में होंगे उनको ज्यादा जोर से सुनाई देगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। तो ये एक हमने प्रूव कर दिया कि अच्छा, जो वॉइस सिग्नल है वो हमारा डिग्रेड होता जाता है विद द डिस्टेंस। और इट इज नॉट जस्ट द वॉइस सिग्नल, कोई भी अगर हम सिग्नल लेते हैं, अगर हम, तो वो बेसिकली डिग्रेड होता जाएगा। तो हमको अगर डिस्टेंस, अगर सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल फोन पे बात करते हो, तो आप देखते हो ना, आप तो दिल्ली से बात कर रहे हो, बट वो आप जो भी बोल रहे हो वो मुंबई में बैठे आपके दोस्त को सुनाई देता है। वो कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोग कैरियर वेव्स का यूज करते हैं। तो कैरियर वेव्स क्या होती है? कैरियर वेव्स हाई पावरफुल वेव्स होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आप कह लो, या हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव कह लो। तो ये पावरफुल वेव्स होती है उस, तो हम क्या करते हैं, बेस सिग्नल को कैरियर वेव में मर्ज कर देते हैं। कैरियर वेव क्या करती है? बेस सिग्नल को कैरी करती है, एंड सिंस कैरियर वेव्स पावरफुल होती है, तो वो डिग्रेड नहीं होती आसानी से। तो अब आपको कुछ कुछ बात डाइजेस्ट हो रही है कि अच्छा, अगर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे फोन के अंदर जो ट्रांसमीटर है वो क्या कर रहा है, वो मेरे सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा है। तो वो एक कैरियर वेव में मेरे सिग्नल को मर्ज करके फिर वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। सिंस कैरियर वेव बहुत पावरफुल होती है, वो सिग्नल मुंबई के टावर तक जा रहा है, एंड वहां से फिर वो रिसीवर के पास जाके उसको वो आवाज सुनाई दे रही है। इस तरीके से ये पूरी कहानी चलती है। तो आई होप अब आपको एक आइडिया लग गया कि कैरियर वेव क्या होती है। कैरियर वेव एक ऐसी वेव होती है जो कि बेस सिग्नल, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, उसको कैरी करती है। एंड क्यों कैरी करती है वो भी हमको समझ में आ गया कि सिग्नल बेसिकली डिग्रेड करते हैं विद टाइम एंड डिस्टेंस।
तो in order to maintain the quality of the signal, we use the carrier wave. So this is very clear to us. अब हमको दो तीन और कॉन्सेप्ट्स देखने हैं that are very important. तो अगर मैं सिग्नल को थोड़ा सा समझूं, तो सिग्नल में कुछ चीजें होती है जो हमको पता होनी चाहिए। तो जैसे ये एक सिग्नल है, तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब जैसे देखो, टाइम के साथ अगर हम इस सिग्नल को देखें ना, हर एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस मैग्नीट्यूड की एक इंटेंसिटी है। जैसे इस टाइम के लिए इंटेंसिटी ये है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द इंटेंसिटी इज समथिंग लाइक दिस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द इंटेंसिटी इज this, at this point of time the intensity is zero. So for every point of time there is an intensity of the wave, and definitely the maximum intensity is known as the amplitude. तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो यही आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो अब आपको एम्पलीट्यूड का आइडिया लग गया कि कोई भी वेव होती है तो उसकी एक पीक होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, आप उसको पीक भी कह सकते हैं। तो वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। अब अगला कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? तो देखो, बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मैथमेटिकली 1/टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड? अगर पीरियोडिक सिग्नल है आपका, तो आफ्टर एवरी टाइम पीरियड इट रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे आपका एक ऐसा बन रहा है शेप, फिर ऐसा शेप बन रहा है। तो अगर हम इस सिग्नल में देखेंगे ना, तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल ये अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे ऐसा शेप फिर से बन गया, फिर ऐसा शेप फिर से बन गया, फिर कुछ समय बाद फिर ऐसा शेप बनेगा। तो आइडिया ये है कि कुछ समय तक ऐसा शेप रहेगा, फिर कुछ समय तक ऐसा शेप रहेगा, फिर कुछ समय तक ऐसा शेप रहेगा, फिर कुछ समय तक ऐसा शेप रहेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, दैट विल बी द टाइम पीरियड। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड 5 सेकेंड हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फॉर एवरी 5 सेकेंड द सिग्नल इज रिपीटिंग इटसेल्फ, so the time period will be 5 seconds. It means 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 में सिग्नल ने अपने आप को रिपीट कर लिया। तो एवरी 5 सेकेंड द सिग्नल इज रिपीटिंग, द टाइम पीरियड विल बी 5 एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी 1/5। तो ये तो मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गया कि 1/5 जो आप करोगे तो 0.2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का जो साइन होता है, यूनिट होता है हर्ट्स। तो 0.2 हर्ट्स का मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा, बट इसको अगर हम थोड़ा फील करें तो फील कैसे करेंगे कि अगर आपकी जो सिग्नल है वो पास पास में है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, और अगर वो दूर दूर में है तो लो फ्रीक्वेंसी है। बस इसको आप ऐसे फील करो। तो अगर मैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो सिग्नल पास पास में आ जाएंगे, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी अपना नेचर चेंज करेंगे, जल्दी जल्दी अपने आप को रिपीट करेंगे बेसिकली। टू बी मोर प्रिसाइज, जल्दी जल्दी अपने आप को रिपीट करेंगे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी लो करते जाऊं तो वो बहुत धीरे धीरे अपने आप को रिपीट करेंगे, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई करते जाऊं तो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को रिपीट करेंगे। जब जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे तो पास पास में होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और धीरे धीरे अगर अपने आप को रिपीट करेंगे तो दूर दूर होंगे। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो आई होप ये भी हमको समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब अगला कंसेप्ट है फेज का। तो थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं, फेज क्या होता है। मेरे पास एक सिग्नल है, ठीक है।
और मेरे पास एग्जैक्टली ये हमारा साइन है, साइन वेव है, ठीक है। अब मेरे पास एक और साइन वेव है, सेम है। हो सकता है मैंने थोड़ा बनाने में मिस्टेक हो गई, बट हमको ये एक एजम्पशन लेके चलना है कि आई हैव टू साइन वेव which are exactly same. So if two waves are same, then their amplitude will be same, their frequency will also be same. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास दो वेव हैं सेम नेचर का, मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, ये जो वेव है ना ये कुछ समय के बाद स्टार्ट हुई, मतलब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम। तो जो मेरी फर्स्ट वेव है वो तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो गया, बट ये वाली जो मेरी वेव है ये t इज इक्वल टू t1 पे स्टार्ट हुई। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फेज डिफरेंस। एंड फेज डिफरेंस को आप ऐसे मान के चलो कि फाई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एग्जैक्टली सिमिलर टू वेव्स हैं और अगर दूसरी वेव लेट स्टार्ट हो रही है, मतलब लैग अगर है, अगर दो सेम सिग्नल के बीच में अगर लैग है, then there will be a phase difference. So phase gives us an idea about the lag. Lag का मतलब आप समझ रहे हैं, lag का मतलब ये है कि जो नीचे वाला वेव है, ये वाला वेव ये थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि ये लेट स्टार्ट हुआ है ना, ये थोड़ी देर बाद स्टार्ट हुआ है, तो ये पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, तो लैग है उसका। तो उसका आइडिया हमको फेज से मिल जाता है। तो अब हमको सिग्नल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम मॉड्यूलेशन को देखते हैं। अब हमको मॉड्यूलेशन का आइडिया तो लग गया कि अच्छा मॉड्यूलेशन हम करते क्यों है, क्योंकि हम एक कैरियर वेव इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैरियर वेव में हम बेस सिग्नल को जब मर्ज करते हैं तो कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करते हैं बेसिकली। तो मॉड्यूलेट हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। कंटिन्यूअस वेव सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, अगर मेरा वेव कंटिन्यूअस है तो मैं तीन तरीके से मॉड्यूलेशन कर सकता हूं। तो जो मेरा पहला तरीका है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एज द नेम सजेस्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैं क्या करता हूँ, मैं एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करता हूँ। आप जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। अच्छा, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या है कि मैं एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता हूँ। तो आप अगर इसको देखें ना, मेरा जो बेस सिग्नल है उसका नेचर कुछ ऐसा होगा। जो मैंने अभी ऐसे एक सिग्नल बनाया ना, ये मेरा बेस सिग्नल है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो देखो बेस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ना वो कुछ ये है, ये वाला पॉइंट। और जब हमने इसको मॉड्यूलेट कर दिया तो मैंने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया बेसिकली। अब मेरा जो एम्पलीट्यूड है ना वो ये हो गया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। So amplitude modulation is a technique in which we can basically improve the or increase the or enhance the amplitude of the base signal. तो हम बेस सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो बेसिकली वो हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसी तरीके से जो अगला कंसेप्ट है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो वो मेरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, जो मेरा बेस सिग्नल है ना उसकी फ्रीक्वेंसी तो लो फ्रीक्वेंसी है। अब इस अगर आप ग्राफ को देख रहे हो तो अब आपको पता चल गया कि पास पास में है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मैंने फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर दिया, आई अल्टर्ड द फ्रीक्वेंसी। मैंने एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर दिया, आई अल्टर्ड द एम्पलीट्यूड। एंड इसी तरीके से मैं फेस को भी मॉड्यूलेट कर सकता हूँ। तो ये मेरा बेस सिग्नल है, तो मैं फेस को भी मॉड्यूलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं फेस को मॉड्यूलेट करता हूँ, अगर मैं फेस को अल्टर करता हूँ तो फेस मॉड्यूलेशन होगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को अल्टर करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। और अगर मैं एम्पलीट्यूड को अल्टर करता हूँ तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। और हम ये अल्टर करते क्यों है, मॉड्यूलेशन करते क्यों है, इन ऑर्डर टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द बेस सिग्नल। जो बेस बैंड सिग्नल है उसकी क्वालिटी एनहेंस करना, ताकि हम उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करा सके, क्योंकि बेस बैंड सिग्नल आफ्टर सम टाइम इट्स क्वालिटी विल डिग्रेड। सो दिस इज वेरी क्लियर टू अस। नाउ आई होप आपको कंटिन्यूअस वेव सिस्टम्स का आइडिया लग गया,
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस है वो। अब इसी तरीके से अभी हम लोग बेसिकली ट्रांसमीटर डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रांसमीटर में हम एनालॉग सिग्नल्स की कैसे सिग्नल प्रोसेसिंग होती है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसमीटर के अंदर जो एनालॉग सिग्नल है वो एक कंटिन्यूअस वेव सिस्टम होता है। उसकी आप एक तरीके की सिग्नल प्रोसेसिंग ऐसे कर सकते हैं, एएम, एफएम एंड पीएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। अब जो अगला कंसेप्ट है वो है पल्स मॉड्यूलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका एनालॉग वेव में हम पल्स मॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पल्स का क्या मतलब होता है। पल्स को ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ देर तक एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, फिर कुछ देर तक दूसरी वैल्यू होगी। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम एक्सिस है। तो इतनी देर के लिए पल्स की वैल्यू ये रहेगी, फिर ये वैल्यू हो जाएगी, फिर कुछ समय के लिए ये वैल्यू रहेगी, फिर कुछ समय के लिए। तो पल्स है कुछ देर के लिए जीरो, फिर कुछ देर के लिए वन, फिर जीरो, फिर वन। तो आइडिया ये है कि हम एनालॉग सिग्नल को पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मेरा जो कैरियर वेव होगा अगर वो पल्स होगा। अग- अच्छा, पिछले सिनेरियो में जो मेरा कैरियर वेव था वो भी एक एनालॉग सिग्नल था, बट अगर मेरा कैरियर वेव अगर पल्स होगा और अगर मैं अपने एनालॉग बेस बैंड सिग्नल को पल्स कैरियर वेव में अगर सबमर्ज करके ट्रांसमिट करता हूँ, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। तो पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मेरा जो कैरियर वेव होता है वो पल्स होता है और बेस बैंड सिग्नल को हम उस कैरियर वेव में मर्ज कर सकते हैं। ये होता है। तो इसको हम डिटेल में मतलब थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा हो क्या रहा है। तो अगर मैं पल्स मॉड्यूलेशन की बात करूं तो पहला है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मेरा कैरियर वेव पल्स वेव है तो डेफिनेटली मेरा जो बेस बैंड सिग्नल को अगर आप पल्स वेव में मर्ज कर दोगे तो जो मेरा सिग्नल होगा वो पल्स के फॉर्म में होगा बेसिकली। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि अब जो मेरी कैरियर जो मेरा अभी पल्स वेव बनी उसके एम्पलीट्यूड को मैंने अल्टर कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ गया, यहाँ घट गया, यहाँ बढ़ गया, तो मैंने एम्पलीट्यूड को अल्टर कर दिया बेसिकली। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जो मेरे पास पल्स जनरेट हुई अगर मैं उसका विड्थ को अल्टर कर दूं, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ना विड्थ विड्थ मैंने अल्टर कर दिया, तो वो हो जाएगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और अगर मैं पोजीशन को अल्टर कर दूं, जैसे पोजीशंस को मैंने अल्टर कर दिया, तो वो मेरा हो जाएगा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो आई होप अब हमको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल समझ में आ गए। एम्पलीट्यूड, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो अब हमको पल्स मॉड्यूलेशन का आइडिया लग गया, पल्स क्या होता है वो समझ में आ गया, है ना। ठीक है। तो हमने अब एनालॉग कम्युनिकेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि अगर मेरा जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है अगर वो एक एनालॉग सिग्नल को जनरेट कर रहा है तो ट्रांसमीटर के अंदर मैं कंटिन्यूअस वेव सिस्टम की की तरीके से उसको प्रोसेस कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, जो मेरा कैरियर वेव होगा वो एक कंटिन्यूअस वेव होगा एंड वो उसको मॉड्यूलेट करेगा मेरे एनालॉग सिग्नल को, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इसी तरीके से अगर मेरा जो कैरियर वेव होगा अगर वो एक पल्स होगा, तो अगर मैं अपने एनालॉग सिग्नल को पल्स कैरियर वेव में मर्ज करता हूँ तो मैं पल्स जो मेरी बनेगी उसको मैं मॉड्यूलेट तीन तरीके से कर सकता हूँ: पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू अस। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो आइडिया ये है कि अगर मेरा इंफॉर्मेशन सोर्स एक डिजिटल सिग्नल अगर जनरेट कर रहा है देन ट्रांसमीटर अब उसको कैसे मॉड्यूलेट करेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नल को। डिजिटल सिग्नल को भी हमको ट्रांसमिट करना है, क्योंकि देखो डिजिटल सिग्नल की भी तो क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
तो हमको डिजिटल सिग्नल को भी ट्रांसमिट करना है, तो डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे भी हमको कैरियर वेव यूज करना पड़ेगा, है ना। तो कैरियर वेव आपका पल्स के फॉर्म में भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो अब मैं एक ऐसा सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे सिग्नल जो है वो तो मेरा डिजिटल है, डिस्क्रीट है, बट जो मेरा कैरियर है वो एनालॉग है। तो उसको कैसे हम डील करेंगे? तो इस सिनेरियो में हमको ये समझ में आ गया कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो एक डिजिटल सिग्नल को जनरेट कर रहा है। और मुझे पता है कि जो डिजिटल सिग्नल होता है ना, वो हमेशा पल्स के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने एक डिजिटल सिग्नल जनरेट किया तो ये एक पल्स के फॉर्म में होगा, तो ये एक पल्स वेव है आपकी। तो ये मेरा बेस बैंड है। और जो मेरा कैरियर होगा वो एक एनालॉग सिग्नल होगा। अब मुझे बेसिकली करना क्या है ना, जो मेरा डिजिटल सिग्नल है इसको मॉड्यूलेट करना है, जिसकी लेटर सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है या इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो एक टेक्निक होती है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ, मैं बेस्ड ऑन दिस डेटा, मतलब एंड मतलब देखो, हॉरिजॉन्टल इज टाइम, तो टाइम दोनों के लिए सेम होगा। सो फॉर फॉर एवरी चंक ऑफ टाइम मैं दोनों को एनालाइज करूंगा और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक एनकोडिंग करूंगा। For every chunk of time, मैं basically based on the information contained in the baseband signal, which is a pulse, I will basically encode the information in the carrier wave, as you can see here. अब आपको कुछ कुछ आइडिया लगा होगा इस ये डायग्राम का कि ये कैसे काम कर रहा है। तो बेस्ड ऑन द पल्स कोड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट चंक ऑफ टाइम, पल्स कोड में जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके एंड कैरियर वेव की इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके मैंने एक तरीके की एनकोडिंग कर दी, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एक नंबर असाइन कर दिया बाइनरी। ऐसे मैं क्या करूंगा, हर एक डेटा पॉइंट को एनकोड कर दूंगा। तो इसको कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो मैंने बेसिकली डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। सिमिलरली देर आर अदर टेक्निक्स लाइक डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में भी आप देख पा रहे हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग कैरियर वेव में वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली एनालॉग सिग्नल से ही आपको चीजें अचीव होगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका सिग्नल ज्यादा दूर तक जाए, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि जब वो वायरलेस मीडियम में आपका सिग्नल कम्युनिकेट करता है तो वो एक ईएम वेव बनता है। ईएम वेव आपका कंटिन्यूअस वेव है, एक एनालॉग सिग्नल है। तो हमारा आइडिया ये है कि हमको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन से भी आप वो चीज अचीव कर सकते हैं। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम सिंपली करके आ रहे हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिजिटल सिग्नल हम एक एनालॉग वेव जनरेट कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो अब इस कोर्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए डेफिनेटली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको आगे और भी कोर्सेस मिलेंगे, तो ऐसा कोर्स भी हम जरूर प्रिपेयर करेंगे। इस कोर्स में वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग द आइडिया, वी विल गेट एन आइडिया कि अच्छा होता कैसे। तो ये हो गया डेल्टा मॉड्यूलेशन में भी हमको आइडिया लग गया कि अच्छा हम डिजिटल सिग्नल को बेसिकली एक मॉड्यूलेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एनालॉग, सो दैट हम उसको इजीली ट्रांसमिट कर सकें ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एंड एडवांस डेल्टा मॉड्यूलेशन का एक एडवांस कॉन्सेप्ट हो। सो आई होप नाउ वी गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे डिजिटल सिग्नल कम्युनिकेशन काम कर रहा है। और we got a brief idea, not in very in-depth analysis, but we got an idea, and that is the purpose of this course also, because it's an introductory course. Okay. अब हमने दो कंपोनेंट सक्सेसफुली डिस्कस कर लिए, इंफॉर्मेशन सोर्स को एंड ट्रांसमीटर को। अब अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है चैनल। तो हमको पता है कि चैनल बेसिकली मीडियम है जहाँ पे आपका सिग्नल प्रोपागेट करेगा।
तो अगर मैं चैनल की बात करूँ तो चैनल आपका गाइडेड हो सकता है, अनगाइडेड हो सकता है। गाइडेड आपका एक तरीके से वायर्ड होगा, अनगाइडेड आपका एक तरीके से वायरलेस होगा। तो अगर हम इसको देखें, गाइडेड को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, तो गाइडेड चैनल में 3 इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल को देखें तो यहाँ पे बेसिकली जैसे नाम बता रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब दो केबल होंगे, पेयर होगा ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो नॉर्मली वायर में जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो कॉपर होता है, तो कॉपर की दो इंसुलेटेड वायर होगी, मतलब दो कॉपर की वायर है जो कि इंसुलेटेड है, जैसे आप यहाँ पे येलो कवरिंग देख रहे हैं या ग्रे कवरिंग देख रहे हैं, वो इंसुलेशन है। तो ट्विस्टेड पेयर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो कॉपर वायर को ट्विस्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल। इसी तरीके से अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है कोएक्सियल केबल। तो गाइडेड मीडियम की अगर मैं बात करूं, गाइडेड मीडिया की बात करूं, तो दैट इज कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हमारा एक आउटर इंसुलेशन होता है, तो दिस इज द आउटर इंसुलेशन, उसके जस्ट अंदर कॉपर मैश होता है, उसके अंदर एक इंसुलेशन होता है, उसके अंदर कॉपर वायर होता है। तो ये होता है कोएक्सियल केबल का आर्किटेक्चर। तो ये भी एक तरीके का आपका मीडियम है जहाँ पे सिग्नल आपका प्रोपोगेट कर सकता है, और ये वायर्ड मीडियम है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो इंफॉर्मेशन, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इट ट्रांसमिट्स इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट सिग्नल। एंड ऊपर के जो केबल है उसमें जो सिग्नल आपका ट्रांसमिट करता है, इट ट्रांसमिट्स इन द फॉर्म ऑफ अ करंट। क्योंकि हमको पता है ना, कॉपर के अंदर तो करंट ही तो फ्लो करेगी, वायर में करंट फ्लो करता है, और ऑप्टिकल फाइबर में लाइट फ्लो करती है। और ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या है, बाहर एक प्लास्टिक जैकेट है, उसके अंदर या तो ग्लास या फिर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का लेयर होगा, उसके अंदर आपका फाइबर कोर होगा जिसके अंदर आपकी लाइट ट्रेवल करेगी। तो ये हो गया आपका गाइडेड मीडिया। इसी तरीके से हमारा अगला होता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, ऐसा नेम सजेस्ट, इट इज बेसिकली वायरलेस चैनल। तो वायरलेस चैनल की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग मेरे पास वो है मीडिया है। तो पहला है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। तो बेसिकली मैं सिग्नल को ट्रांसमिट अगर मुझे करना है तो मैं माइक्रोवेव में कर सकता हूँ, मतलब माइक्रोवेव के फॉर्म में। तो वो कैसे मैं करूँगा, तो आइडिया ऐसा है कि अब ट्रांसमीटर का हमको आइडिया लगे। ट्रांसमीटर बेसिकली जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है। तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव में हम बेसिकली करेंगे क्या कि जब हम उसको कैरियर वेव में मर्ज करेंगे हमारे ओरिजिनल सिग्नल को, तो हम उसको माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि माइक्रोवेव आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट कर दी। अब जब हम उसको एमिट करेंगे तो वो वेव आपकी सराउंडिंग में चली जाएगी, एंड रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेव को रिसीव करेगा। तो रिसीवर उस वेव को रिसीव कर लेगा। इस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चैनल आपका जो होगा वो हो जाएगा टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। इसी तरीके से हमारा सैटेलाइट माइक्रोवेव भी हो सकता है। अच्छा, सैटेलाइट माइक्रोवेव में क्या होगा कि हम सैटेलाइट का यूज करेंगे। तो अब हम जब ट्रांसमिट करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट सैटेलाइट को करेंगे, सैटेलाइट से फिर रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डेफिनेटली मोर सिक्योर है, मोर एडवांस है। तो जितने भी आपके डिफेंस मिलिट्रीज है वो ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही यूज करती है, सो दैट उनकी इंफॉर्मेशन कहीं बीच में कोई इंटरसेप्ट ना कर ले। उनकी इंफॉर्मेशन काफी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो जितने भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही अचीव करते हैं। तो सैटेलाइट माइक्रोवेव का भी हमको आइडिया लग गया। तो सैटेलाइट माइक्रोवेव में ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करेगा तो एक सैटेलाइट माइक्रोवेव जनरेट करेगा। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली हाई फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स होगी, और ऐसी माइक्रोवेव होगी जो कि सैटेलाइट उसको अंडरस्टैंड कर ले। तो वो जाएगी सैटेलाइट के पास, एंड रिसीवर उसको डिकोड रिसीव करके डिकोड कर देगा बेसिकली। तो ये है। और तीसरा जो बहुत पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट आपका वो है क्या कहते हैं अनगाइडेड मीडिया, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट रेडियो।
तो ये हम लोगों ने यूज भी किया है। तो इसका आइडिया बहुत सिंपल है। इसका आइडिया सिंपल सा ये है कि रेडियो स्टेशंस होते हैं जहाँ पे आरजे होते हैं, रेडियो जॉकीज। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। वो अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं या फिर गाने सुनाते हैं। तो गाना भी एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो जो बातें कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन सोर्स है। इंफॉर्मेशन बेसिकली जनरेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिग्नल जनरेट हो रहा है। फिर होगा क्या कि जो भी आपका रेडियो स्टेशन होगा वहाँ पे बड़े बड़े एंटीनाज होंगे, तो उनकी इंफॉर्मेशन वहां से ब्रॉडकास्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जब वो ब्रॉडकास्ट होगी तो वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में चली गई, मतलब एक एनवायरनमेंट में चली गई वो फ्रीक्वेंसीज। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग, आप लोगों ने एफएम यूज किया होगा, मोबाइल फोन में भी आजकल एफएम आ गए हैं। आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 98 पॉइंट, मैं हो सकता है नंबर गलत बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया यूज करे। 98.5 रेड एफएम फॉर एग्जांपल। तो 98.5 एक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे तो ये वो जो भी रेड एफएम जो भी आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, आप उसको एट्यून कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। इस तरीके से काम करता है ब्रॉडकास्ट। तो आपने एफएम जरूर यूज किया होगा, तो उसमें यही कंसेप्ट लगता है। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि आपने पब्लिक डोमेन में एक एनवायरनमेंट में सिग्नल्स को एमिट कर दिया, अब कोई भी उसको रिसीव कर सकता है। उसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की बात ही नहीं। आपको बस उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन। सो सी हाउ पावरफुल इट इज। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। कूल। तो हमने चैनल का भी डिटेल में डिस्कस किया कि अच्छा, चैनल की अगर हम बात करें तो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो है नॉइस। नॉइस क्या होता है? तो हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा कि नॉइस बेसिकली अनवांटेड एंड रैंडम सिग्नल्स होते हैं। Unwanted and random signals that is introduced into a communication channel and can distort or degrade the quality of the transmitted signal. तो बेसिकली नॉइज एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि ओरिजिनल सिग्नल की क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है या उसको डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। तो डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है कि उसका नेचर चेंज कर सकता है। जैसे इंफॉर्मेशन अगर है हेलो, तो वो उसको चेंज कर देगा, ओ हटा देगा तो हेल कर देगा। इस तरीके से नॉइस काम करता है। नॉइज आर अनवांटेड सिग्नल्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये अनवांटेड सिग्नल आखिरकार इंट्रोड्यूस होते कैसे हैं? क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ाई पढ़ा है, हमको आइडिया लग गया कि अच्छा, इतना कैरियर वेव है, कैरियर वेव आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है और चैनल में वो आपका ट्रांसमिट हो गया। बट अब जब वो चैनल में प्रोपोगेट करेगा तो चैनल में नॉइज इंट्रोड्यूस होगा। तो तीन तरीके से आपका नॉइज इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो पहला तरीका है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। So external interference is caused by electromagnetic signals generated by other devices or equipment operating in the same frequency band as the communication system. इसको समझते हैं ना, एग्जाम्पल से समझ में। अब देखो, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस में करके दिखाता हूँ आपको, एक आइडिया देता हूँ। लेट अस सपोज कोई एक रेडियो स्टेशन है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन एक फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी मान के चलो 90.1। मैं 90.1 हर्ट्ज लेके चल रहा हूँ कि 90.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को वो एमिट कर रहा है पब्लिक डोमेन। तो कोई भी अगर 90.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेगा तो वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। दिस इज द आइडिया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि अब मैं एक अपना ट्रांसमीटर बना सकता हूँ और वो उसको भी उस वो भी 90.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। जब वो 90.1 की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा तो ये जो वेव होगी ये इस ओरिजिनल वेव के साथ इंटरफेयर कर जाएगी। क्योंकि हमको पता है कि जब
फ्रीक्वेंसी सिमिलर होती है तो दोनों वेव इंटरफेयर कर सकती है। तो ये वेव जब इस वेव के साथ इंटरफेयर कर जाएगी तो दिस, क्योंकि ये तो अनवांटेड सिग्नल है ना, ये तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का पार्ट है नहीं, तो ये जो अनवांटेड सिग्नल है इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल एंड हेंस इट विल क्रिएट द नॉइस। द नॉइस विल बी जनरेटेड। इस तरीके से नॉइज आपका क्रिएट हो सकता है। अब आपको आइडिया लग गया कि अच्छा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स देखूं तो जैसे आप देख पा रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो बेसिकली यही है। तो फ्रॉम नियर बाय ट्रांसमीटर्स, तो आप अगर अपना ट्रांसमीटर लगा के भी कुछ खुराफात कर सकते हैं, बट मत करना। मतलब ठीक है, लर्निंग पर्पस एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज सी वी आर इंजीनियर्स एंड डेफिनेटली वी शुड डू सम खुराफात एंड यू नेवर नो कि उस खुराफात से आप क्या बना लो या क्या अचीव कर लो। कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं सब खुराफात से ही तो हुए हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो वो खुराफात से ही तो हुआ था। मतलब कि फैराडे हैड अ इंट्यूशन कि कुछ मतलब मैग्नेट को मूव करने से करंट बन सकती है, कुछ ऐसा था। तो वो पागलों जैसे लगा भी हुआ था, उसमें लोगों ने उसका काफी मजाक भी उड़ाया। बट वो एक दिन फ्रस्ट्रेटेड होके उसने खुराफात ये करी कि मैग्नेट को, आई थिंक कुछ ऐसी कहानी है कि कॉइल के अंदर उसने मैग्नेट को गलती से फेंक दिया एंड ही सॉ अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। कुछ एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर बट कुछ इस टाइप की कहानी है। तो इन्वेंशंस खुराफात से ही होते हैं, तो आप बिल्कुल करिए बट ऐसा करिए कि किसी को हानि ना पहुंचे, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ओके कूल। फिर आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी हो सकता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मशीनरी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है वो भी वेव जनरेट करती है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स होती है, तो वो भी आपका ओरिजिनल वेव में इंटरफेयर कर सकती है। एंड क्रॉस टॉक फ्रॉम नेबरिंग केबल्स, तो नेबरिंग केबल्स भी अगर कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं तो दैट कैन इंटरफेयर विद द ओरिजिनल सिग्नल। तो दिस इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो हमको आइडिया लग गया कि अच्छा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से नॉइस कैसे जनरेट हो सकता है। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉइस का है वो है एटमॉस्फियरिक कंडीशंस। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, हम अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखें तो हमको पता है कि अच्छा बिजली चमक सकती है, लाइटनिंग हो सकती है, थंडर स्टॉर्म्स हो सकते हैं। तो जब बिजली चमकती है या थंडरस्टॉर्म्स होते हैं देन दे आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन बेसिकली अफेक्ट द सिग्नल्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मान के चलो मौसम खराब है तो कभी कभी सिग्नल नहीं आता है। आपने सुना भी होगा ना, मैंने तो फील, आपने भी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभी जब मौसम बहुत खराब हो जाता है तो आप फोन पे बात करते तो फोन लगता ही नहीं है, या लगता है तो आप बोल रहे हैं उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या बहुत जिटर आ रहा है, ये सारी चीजें आती है। वो इंटरफेरेंस की वजह से आता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से आता है। तो ये भी आपका आइडिया लग गया। एंड एक और है सोलर। ये बेसिकली इट कैन क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स दैट अफेक्ट रेडियो वेव प्रोपगेशन। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि बाकी आपको अगर मन है तो आप अपने लेवल पे इस पे डीपली रिसर्च कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में और ये सन है, और सन रेज अर्थ पे पड़ती है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग बहुत एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो सबको पता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली आइडिया ये है कि अर्थ में अब काफी सारे पोल्यूशन की वजह से काफी सारे गैसेस हमारे सराउंडिंग में है। तो गैसेस का मतलब क्या है, गैस के अंदर भी तो पार्टिकल्स होंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल्स सराउंडिंग में है। तो जब लाइट उन पार्टिकल्स में पड़ती है तो वो पार्टिकल्स दे गेट एक्साइटेड एंड उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। और जब वो फिर से अपना लोअर स्टेट में आते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं।
ये आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे ऑर्बिटल है, ये आपका एक ऑर्बिटल है, मतलब ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे अलग अलग उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमको ये पता है कि अच्छा कोई भी अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्टेट से लो स्टेट पे जाता है तो वो वेव एमिट करता है एक फ्रीक्वेंसी की। तो आइडिया ये है कि इस एक्टिविटी की वजह से भी, सिंस ड्यू टू पोल्यूशन बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो लाइट ऑब्जर्व करते हैं, तो लाइट रिलीज भी करते हैं, मतलब वेव्स रिलीज करते हैं। एंड वो जो वेव्स है वो फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियो वेव वाली फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेयर कर सकती है एंड हेंस नॉइज क्रिएट कर सकती है। आई आई होप ये भी आपको आइडिया लग गया। बाकी आप इसको डिटेल में देख लेना। फिर आएगा इंटरनल सिस्टम नॉइज। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। Internal system noise is generated by the components and circuits in the communication system itself, such as electronic components like resistors, transistors, which produce thermal noise. तो बेसिकली देखो, ट्रांसमीटर भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और ट्रांसमीटर में जब हम सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से ही करते हैं। जब आप मॉड्यूलेशन करते हैं, कोडिंग करते हैं, सिग्नल को कंप्रेस करते हैं, तो देयर आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर दैट। तो जब अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होंगे, और रजिस्टर और कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स तो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत कॉमन है, वो तो यूज होते ही होते हैं। तो आपके रजिस्टर्स यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, एंड आपके कैपेसिटर्स हो गए, डायोड, ये सारी चीजें यूज होती है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब आप इनको पावर मिलती है तो ये लोग भी नॉइज जनरेट करते हैं, जैसे थर्मल नॉइज इन्होंने जनरेट किया, तो वो नॉइज ओरिजिनल सिग्नल में मिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये आपका अगर ट्रांजिस्टर है तो हमको ये बात तो पता है ना कि जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है वो तो ट्रांसमीटर से होते हुए तो चैनल पे जाएगा। जब ओरिजिनल सिग्नल ट्रांसमीटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये नॉइज उसको, आपके जो ओरिजिनल मैसेज है उसको अफेक्ट कर सकती है। इसको कहते हैं इंटरनल सिस्टम नॉइज। एंड इसी तरीके से अदर एग्जांपल्स हैं इंटरनल सिस्टम नॉइज के। क्वांटाइजेशन नॉइज इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। तो एनालॉग टू डिजिटल अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो क्वांटाइजेशन नॉइज हो सकता है। फेज नॉइज हो सकता है ऑक्सीलेटर्स में। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में शॉर्ट नॉइज हो सकता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमको एक आइडिया लग गया कि अच्छा इंटरनल सिस्टम नॉइज कैसे बेसिकली डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। ओके, सो नाउ अब अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो है रिसीवर। अब चैनल से जो हमारा सिग्नल है वो रिसीवर के पास आएगा। तो देखो, रिसीवर में बेसिकली होता क्या है, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो रिसीवर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो करता है डीमॉड्यूलेशन का। तो रिसीवर बेसिकली, रिसीवर के अंदर डीमॉड्यूलेटर्स होते हैं। तो डीमॉड्यूलेटर बेसिकली करते क्या है, जो भी रिसीव्ड सिग्नल है उसको डीमॉड्यूलेट करके एक तरीके से ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल देखो तो यहाँ पे पूरी पिक्चर दी हुई है। तो ये आपका बेस बैंड सिग्नल है। बेस बैंड सिग्नल मतलब जो सोर्स जनरेट कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स आपका ये एक सिग्नल जनरेट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी एफ एम। फिर मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे रहा है, क्योंकि मॉड्यूलेटर वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी तो होता है। तो उसने फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी बन गई एफ सी, और ये बन गया आपका बैंड पास सिग्नल। तो जब भी आप सिग्नल को मॉडिफाई कर देते हो, कैरियर वेव में मर्ज कर देते हो, तो अब वो सिग्नल बेस बैंड से बैंड पास बन जाता है, और चैनल में आपका बैंड पास सिग्नल ही ट्रांसमिट होता है। फिर रिसीवर क्या करता है, बैंड पास सिग्नल को रिसीव करता है एंड उसको डीमॉड्यूलेट करता है। डीमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल सिग्नल में बना देता है विद फ्रीक्वेंसी एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी आपने भेजी थी ओरिजिनल सिग्नल की, उसी फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो रिसीवर का आपको आइडिया लगे कि रिसीवर बेसिकली
बैंड पास सिग्नल को लेता है, उसको डीमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स एंड रिसीवर आपका बेसिकली सिंक का पार्ट है, और इंफॉर्मेशन सोर्स और ट्रांसमीटर आपका सोर्स का पार्ट है, और रिसीवर आपका सिंक का पार्ट। ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल आप देख लो ताकि थोड़ी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। तो बेसिकली ये हमारा एक डिजिटल सिग्नल है। तो जो हमारा बेस बैंड सिग्नल है वो एक डिजिटल सिग्नल है। तो ओरिजिनल सिग्नल इज अ डिजिटल सिग्नल एज यू कैन सी हियर। हम क्या कर रहे हैं, एक मॉड्यूलेटर का यूज कर रहे हैं। तो ये ट्रांसमीटर के अंदर एक मॉड्यूलेटर है। फेस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, तो ये एफएस के मॉड्यूलेटर है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो बेसिकली इसने क्या किया, एक बैंड पास सिग्नल बना दिया। तो ये एक हमारे बैंड पास सिग्नल है। फिर ये बैंड प्लस सिग्नल आपका रिसीवर के पास जाएगा। तो रिसीवर के अंदर आपका एफएस के डी मॉड्यूलेटर है, उसको बैंड पास सिग्नल को लेके ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर दो। तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। तो रिसीवर का आई होप अब आपको आइडिया लग गया। तो अब हमने वो पूरा डायग्राम को अच्छे से समझ लिया। तो अब हमको हर एक कंपोनेंट का आइडिया लग गया। इन डेप्थ हमको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि अच्छा कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है। अब जो अगला टॉपिक है इस कोर्स में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को क्लासीफाई करूं तो मैं तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूं। एक है मेरा यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। एक है मेरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन। तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से हम पहला डिस्कस कर लेते हैं, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब होता है, तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं इसके बेसिस में। तो एज द नेम सजेस्ट यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन, एंड बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि अब डायग्राम से बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। एक बहुत पॉपुलर कम्युनिकेशन है सिंप्लेक्स, आपने सुना भी होगा। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, बस। तो आप सिर्फ बात कर सकते हो, इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, इंफॉर्मेशन आप रिसीव नहीं कर सकते हो। तो जो सोर्स है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन भेज सकता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर सकता है। तो वन वे है। तो सिंप्लेक्स में वन वे कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स डेफिनेटली टू वे कम्युनिकेशन है, बट एट ए टाइम ओनली वन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड। इसका क्या मतलब है कि अगर ये अगर ये इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो ये नहीं भेज सकता है। तो आप मान के चलो कि सिंगल रोड है, अगर यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है तो ये ब्लॉक हो गया। फिर जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंच गई और ये चैनल अगर खाली है, फिर ये यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन भेज सकता है। तो हाफ डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन है, बट ओनली वन एट ए टाइम, ओनली वन that so or you can say that participant, only one participant can talk or share information at a time or transmit information at a time. तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली हम कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये यहाँ से बात कर रहा है तो ये भी यहाँ से बात कर सकता है। तो अगर मोबाइल फोन पे बात करते हैं ना, तो आप जब लड़ाइयाँ होती है तो दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन की बरसात होती है, यहाँ से भी जा रही है वहां से भी जा रही है। तो वो फुल डुप्लेक्स होता है। तो ये भी हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है, इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे नहीं। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, हमको पता है एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। तो इस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर आपका सोर्स अगर एनालॉग इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है तो वो एनालॉग कम्युनिकेशन हो जाएगा, और अगर सोर्स आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन को, डिजिटल सिग्नल को अगर जनरेट कर रहा है तो डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर अगला है टेक्निक्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निक्स ऑफ ट्रांसमिशन में
एक होता है आपका बेस बैंड और एक होता है कम्युनिकेशन यूजिंग मॉड्यूलेशन। तो ये भी इजी है समझना। तो देखो बेस बैंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बेस बैंड ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो सोर्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है हम उसको एज इट इज आगे भेज रहे हैं, उसमें हम कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसमीटर बेसिकली करेगा क्या, जो उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो सिग्नल मिल रहा है उसको एज इट इज चैनल में भेज देगा और आगे रिसीव कर लेंगे हम। उसको कहते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में हम सिग्नल के साथ कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल को एज इट इज हम रिसीवर तक पहुंचा देते हैं। तो दिस इज बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन यूजिंग मॉड्यूलेशन। अभी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। आपका ट्रांसमीटर है वो बेसिकली करेगा क्या, बेस बैंड सिग्नल को लेगा एंड उसको मॉड्यूलेट कर देगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, पल्स भी बना सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आर पॉसिबल। तो ये भी हमको समझ में आ गया। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स। सो इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अब हमको ना दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करना है, पहले उसको समझते हैं फिर हम इस डायग्राम को समझेंगे। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आप बनाते हो तो उसमें एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर डिटेक्शन? इसका मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम शुड हैव द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एरर। इसका मतलब जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था कि लेट अस सपोज आपने भेजा इंफॉर्मेशन आई और मिला उसको स्मॉल आई, इसका मतलब कुछ एरर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी स्मार्ट इनफ कि वो पहचान ले कि एरर जनरेट हुआ है। तो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम में। और दूसरा इंपॉर्टेंट है एरर करेक्शन मैकेनिज्म। एरर करेक्शन मैकेनिज्म तो पहले तो एरर डिटेक्ट करे फिर ऑटोमेटिकली एरर को करेक्ट भी कर दे, ये मैकेनिज्म भी होना चाहिए। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफॉर्मेशन रेट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स शुड बी स्मॉलर देन द चैनल कैपेसिटी। ये भी समझ में आ रहा है कि देखो चैनल, हर एक चैनल की कैपेसिटी होती है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, इतनी ज्यादा कि वो चैनल कैपेसिटी से ज्यादा होगी, तब भी दिक्कत है। तब आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। तो हमेशा इंफॉर्मेशन रेट जो है वो चैनल कैपेसिटी से कम होनी चाहिए ताकि आपकी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। तो ये तीनों चीजें आप कह सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है किसी भी मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन अगर आप करते हैं। तो ये तीनों चीजें चीजें उसमें होनी चाहिए, एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, एरर करेक्शन मैकेनिज्म एंड इंफॉर्मेशन रेट शुड बी लेस देन द चैनल कैपेसिटी। अब आई होप आपको ये पिक्चर मतलब रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। अब हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। तो इस ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये आपका एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। इंफॉर्मेशन ये पूरा का पूरा आपका एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर के अंदर भी हमने बेसिकली करा क्या, ये जो डिजिटल सोर्स है ये इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। फिर एक सोर्स एनकोडर है, वो उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करके यू में, तो यू इज अवर मैसेज सिग्नल। नाउ नाउ यू इज कंटेनिंग द मैसेज सिग्नल। फिर एक चैनल एनकोडर है, वो यू को कुछ एनकोड करके बी बना रहा है। अब बी इज अवर मैसेज आफ्टर एनकोडिंग। फिर मॉड्यूलेटर उसको बी को मॉड्यूलेट करेगा। अच्छा, जब हम मॉड्यूलेट करते हैं ना, ये भी थोड़ा आप इसको ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। जब आप एनकोड करते हैं तो डेटा आपका चेंज हो जाता है, और जब आप मॉड्यूलेट करते हैं तो डेटा चेंज नहीं होता है, नेचर ऑफ द वेव चेंज हो जाता है। मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, बट डेटा आपका चेंज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। बट एनकोड एंड एनकोडिंग करते हैं तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन आपकी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमने जो हमको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिल रही थी
जब हम उसमें फर्स्ट टाइम एनकोडिंग करेंगे तो हमको यू मिलेगा, सेकेंड टाइम अगर हम चैनल एनकोडिंग करेंगे तो हमको बी मिलेगा। फिर हमने मॉड्यूलेटर जो इंफॉर्मेशन है उसको मॉड्यूलेट कर दिया, चैनल पे भेज दिया, चैनल में नॉइज इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर रिसीवर एंड में सबसे पहले हम डीमॉड्यूलेट करेंगे सिग्नल को, फिर जो हमको आर रिसीव्ड सिग्नल मिलेगा उसको डिकोड करेंगे, यू बार मिलेगा, फिर यूजर के पास पहुंचेगा। तो आइडियली हमारा जो यू है वो यू बार के या यू कैप आप उसको पढ़ सकते हैं, तो यू शुड बी इक्वल टू यू कैप। अगर यू यू कैप के इक्वल है देन डेफिनेटली इट इज एन आइडियल कॉम्बिनेशन, जो आपने भेजा वही उसको मिला। या तो अब इस कोर्स में हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे कि एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं, एरर करेक्ट कैसे करते हैं, वो सब डेफिनेटली हम आगे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आपको वो भी मिलेगा, यू विल गेट कोर्सेज ऑन दैट आल्सो। सो ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। सो सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा पढ़ने में, काफ़ी नई नई चीज़ें आपने सीखी। हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता कैसे है, कितना इंटरेस्टिंग है कि अब आप अगर अपने दोस्तों से बात करोगे या कभी भी फ़ोन पे बात करोगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, या अगर आप जूम मीटिंग करते हैं तो कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमको लग गया आफ्टर दिस कोर्स। तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज का एक्सेस मिले। एंड आप कमेंट करिए अपना फीडबैक सजेशन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।